हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी की पुस्तक हम लोग कक्षा 12 की पुस्तक पढ़ रहे हैं इतिहास की, जिसमें 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके। तो भाग 1 में प्राचीन भारत है, भाग 2 में मध्यकालीन है और भाग 3 में आधुनिक भारत है। ठीक है, तो हम लोग भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं पूरा एकदम विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से, यानी कि प्राचीन भारत हम लोगों का एनसीईआरटी का कंप्लीट है, कक्षा 12 की पुस्तक। और हमने एक इतिहास को एक डेवलपमेंट के रूप में उठाया है और देखेंगे कि एनसीईआरटी भी एक क्रमिक विकास को एनसीईआरटी अपने पुस्तक के माध्यम से दिखाती है। और हम लोगों ने भी अब देखेंगे कि पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक हम लोग आए हैं और प्राचीन काल एकदम पूरे विधिवत तरीके से तैयार है। और आप देखेंगे कि हम लोग मध्यकालीन भारत में भी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें यात्रियों की यात्रा वृत्तांत और मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है और उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आप लोग वहाँ पर जाइए और प्लेलिस्ट में आप देखिए कि पूरा एकदम एनसीईआरटी बहुत ही विधिवत तरीके से कवर की गई है, जो आपको देखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और विजयनगर साम्राज्य पर भी आप देखेंगे कि 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को एक हेडिंग के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक चैप्टर को हम लोग एक बार में कंप्लीट कर ले। जैसे कि एक हेडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एनसीईआरटी पूरा एकदम इतिहास बता देता है एक ही हेडिंग्स में, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करके एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर चला जा रहा है। ठीक है, तो पहले आपको पुस्तक दिखा देते हैं कि किस पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 की पुस्तक है इतिहास के लिए, और ये 3 भागों में, और ये पुस्तक बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना आपको लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं, 14वीं-16वीं शताब्दी, 200 साल का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात कर ली हैं और आज हम लोगों को बात करना है राजकीय केंद्र के बारे में। अगर हम राजकीय केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें जो हैं वहाँ पर कर ली हैं, जिसमें आपके शासक वर्ग होंगे और जिसमें सुल्तान वर्ग आएंगे, फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई है, वो सारी बातें हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो और आप देखेंगे कि अमर नायक प्रणाली, और इससे प्रश्न देखेंगे कि अभी एमआरएस का जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कल परसों में, तो उसमें जो इतिहास के सब्जेक्ट वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया है। और हम लोग महानवमी डिब्बा के बारे में पूछा गया था, अमर नायक प्रणाली के बारे में पूछा गया था। तो उसके अध्ययन के बारे में हम लोगों ने बात किया, अमर नायक प्रणाली क्या होती है, और महानवमी डिब्बा जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग राजकीय केंद्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा कि, और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको इस तरह के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और हमने पेपर देखा तो उसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे प्राचीन काल के, फिर मध्यकालीन भारत के, भक्ति आंदोलन के, फिर उसके बाद देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से, तो बहुत सारे प्रश्न जो थे एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर आप लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करते रहें, तो जिससे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम लोग राजकीय केंद्र के अंतर्गत पढ़ेंगे महानवमी डिब्बा। इसके बारे में आप देखेंगे कि एमआरएस के प्रश्नों में पूछा गया था महानवमी डिब्बा के बारे में, और स्टेटमेंट दिया था एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न उठाकर पूछा गया था कि एकदम कि किसने क्या कहा था उसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पढ़ने के लिए, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और एनसीईआरटी का उद्देश्य ही है कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज जो है एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दे। तो राजकीय केंद्र महानवमी डिब्बा हो गया, फिर उसके बाद हम राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। ठीक है, राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, इन 2 हेडिंग्स में, और इन 2 हेडिंग्स में आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें बताई गई हैं चित्रों के माध्यम से कि आप लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस तरह से भी चित्रकारी वहाँ पर की गई थी। और इतनी सारी बातें करने के बाद, और कल हम लोग बात करेंगे धार्मिक केंद्र के बारे में। और एनसीईआरटी को हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले चल रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चरों में लेकर चल रहे हैं, तो जिसमें कुछ लेक्चर बड़े भी हैं या कुछ लेक्चर छोटे भी हैं, तो उसको हम लोग समझते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहेंगे, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएंगी। अगर एक
एक अध्याय को अगर हम एक ही बार में ख़त्म कर दें, एक ही दिन में ख़त्म कर दें, आधे घंटे 1 घंटे में, तो आप मान के चलिए कि वो नाम मात्र की चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी। इसीलिए हमने एनसीईआरटी को खंड-खंड करके एक विधिवत तरीके से हेडिंग के हिसाब से हमने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहे, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे प्रश्न डायरेक्ट उठाकर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, किसने क्या कहा ये भी पूछ लिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था यात्रियों के वृत्तांत में, उससे भी इब्न बतूता का जो उसमें बताया था कि पैदल सैनिक वाला जो है, घुड़सवारी सैनिक वाला जो है, उसके बारे में डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर वो पूछ लिया था कि किसने यह बात कहा था, ठीक है? तो वो इब्न बतूता का था। तो आप देखेंगे कि उस तरह से प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाकर पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी में तो फेवरेट प्रश्न होते हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज प्रश्न जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, फिर उसके बाद ईएमआरएस हो गया, और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज प्रश्न है एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम राजकीय केंद्र के बारे में बात करें, तो राजकीय केंद्र के बारे में हम लोग क्या समझते हैं कि जो शासन प्रशासन वाले जो भवन हुए हैं और जहाँ पर शासन प्रशासन की क्रियाएँ संपन्न की जा रही हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? तो इतने सारी बातें करने के बाद आप देखेंगे कि पिछले के जो लेक्चर्स हैं वो विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक विधिवत जानकारी आप लोगों को देते हैं, और चित्रों के माध्यम से अगर आप चित्र समझ रहे हैं, चित्र समझते हैं, तो चित्रों के माध्यम से आपको लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, ठीक है? तो यानी कि जो नगर है, नगर नियोजन बनाया गया था, उसके दक्षिण और पश्चिम भाग में राजकीय केंद्र स्थित थे, ठीक है? हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई। इसमें 60 से भी अधिक मंदिर है। ये सोचने वाली बात है कि विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर के शासकों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। देखेंगे कि वहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर 60 से ज़्यादा मंदिर हैं। ये सोचने वाले है कि विजयनगर के शासकों ने किस प्रकार से मंदिरों को संरक्षण दिया, वहाँ के पुरोहितों को संरक्षण दिया, पुजारियों को संरक्षण दिया, और जो मंदिर बनाने के जो चित्रकला है वो सारी चीज़ें वहाँ पर किसने किस तरह से वहाँ पर संरक्षण देने का प्रयास किया है, ठीक है? तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है आप लोगों को, और ये सोचने वाली बात है। हमने प्राचीन काल में जब आनंद सातवाहन वंश पढ़ा रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सातवाहनों ने वहाँ पर धर्मों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि साम्राज्य की सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी था। और उसमें धर्म जिस प्रकार से बढ़ रहे थे आगे, उसी प्रकार से उन लोगों ने धर्म के आधार पर साम्राज्य की सुरक्षा करने का प्रयत्न किया था, और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान किया। और वही कार्य जो है विजयनगर साम्राज्य में और मध्यकालीन भारत में भी, ठीक है, वहाँ पर इस्लामिक शासकों ने भी वहाँ पर देखेंगे कि धर्मों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश किया है, सूफी संतों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश किया है। क्योंकि आप अगर यदि धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, धर्म के पुरोहितों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, सूफी संतों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक यानी कि अनिवार्य रूप से अवश्यंभावी है कि वहाँ की जनता जो है आपके समर्थन में होंगी, ठीक है? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वहाँ पर धर्म से रिलेटेड था, और धर्म का जो आधार है, भारत में जितने भी धर्म या दुनिया में भी जितने भी धर्म आप देखेंगे, वो धर्म का जो व्यवसाय है, मान चलिए कि अगर उस तरह से अगर हम धर्म को देखें तो वो डर के बिना पर वहाँ पर कार्य किया जाता है। एक धर्म के आधार पर, धर्म के बिना पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है समाज में, और उनको एक दैवीय शक्ति के रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जाता है। दैवीय शक्ति के ओर झुकाव का प्रयत्न किया जाता है, जिससे वहाँ पर साम्राज्य जो है, वहाँ पर जो सूफी संत के अनुयायी बनेंगे, और साम्राज्य जो शासक वर्ग है वो सूफी संतों को सहायता प्रदान करेंगे, तो जितने भी अनुयायी रहेंगे वो साम्राज्य के समर्थनकर्ता बन जाएंगे। और यही कारण है कि शासक वर्गों के द्वारा समाज में सूफी संतों धार्मिक चीज़ों को संरक्षण प्रदान करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा फैक्ट काम करता है, क्योंकि धर्म के आधार पर समाज में डर का माहौल बनाया जाएगा, ठीक है? और जब डर का माहौल बनाया गया है और उनको एक ऐसी दैवीय शक्ति के रूप में परिणत करके उन समाज के लोगों को उनके प्रति आकर्षित किया गया, ठीक है? और जब आकर्षित किया गया तो वहाँ पर एक डर का माहौल बना गया कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इस प्रकार से यातना प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। और ये एक मानसिक दशा है,
है इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कभी हम लोग मनोविज्ञान पर ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात किया जाएगा तो उसमें इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से वो मूल्य है, नॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद नैतिकता क्या होती है, वो सारी बातें एथिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, तो उस पर हम लोग एक लेक्चर लेकर विधिवत तरीके से आएंगे। तो वहाँ पर आप लोग वो सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर के कार्य जो हैं वो किस प्रकार से मानसिकता को एक तरह से डेवलप किया जाता है उस तरह से। ठीक है, तो जब डेवलप करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो आपके प्रति आकर्षित होना ही अवश्यंभावी है। अब इस तरह से एक बात समझ लीजिए कि आप टीवी भी देखते ही होंगे, तो टीवी देखते हैं तो उसमें प्रचार जो आते हैं, ऐड जो दिखाए जाते हैं, तो एक ही ऐड को 10 बार दिखाया जाता है, उसको दिन भर में 50 बार 100 बार दिखाया जाएगा और उस प्रोडक्ट को आपको यूज करने के लिए बताया जाएगा कि आप इस तरह से यूज करिए, इसके बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ को अगर 10 बार 20 बार 50 बार आपको दिखाया जाए तो आप जाहिर सी बात है कि एक बार सोचेंगे कि क्यों नहीं इसको प्रयोग करके देखा जाए। तो वही बात किया जाता है समाज के लोगों के बारे में। ठीक है, कि धर्म के प्रति उनको आसक्ति दिलाई गई, उनको विश्वास दिलाया गया, एक डर का माहौल बनाया गया और डर का माहौल बनाया गया तो धर्म के प्रति जो आकर्षित हुए वो लोग जो जिन लोगों ने धर्म को संरक्षण देने का प्रयास किया उन लोगों के प्रति उनका समर्थन भी बढ़ा। और यही कारण है कि समाज में जो साम्राज्य सुरक्षा है, समाज को संरक्षण देने की बात किया जाता है, उसमें धर्म की बहुत ही ज़्यादा भूमिका होती है। और वही बात यहाँ पर किया जा रहा है कि राजकीय केंद्र में कि किस प्रकार से वहाँ पर 60 से अधिक मंदिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहाँ पर धर्म अगर मंदिर पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि विजयनगर साम्राज्य जो है धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण था। वही बात हम बता रहे हैं कि शासक वर्गों ने धर्मों को संरक्षण देने का प्रयास किया। और क्यों प्रयास किया? क्योंकि उनको समाज का समर्थन प्राप्त करना था और साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने धर्म और धर्म के जो पुरोहित वर्ग है उनको सुरक्षा प्रदान करने का कोशिश किया। ठीक है, महत्वपूर्ण था। जो इन देव स्थलों प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंधित, देखिए वही बात किया जा रहा है कि सारे जो राजकीय केंद्र है उसमें वही सारी बातें हैं कि जो हमने आप लोगों को बताई और क्यों ज़रूरी था और वो भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए कि महानवमी डिब्बा के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप इसको एक बात समझ लीजिए कि विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा जैसे पेश, ये डोमिंगो पेश के बारे में बात किया जा रहा है कि डोमिंगो पेश ने महानवमी डिब्बा के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था और वही स्टेटमेंट उठाकर डायरेक्ट एकदम हूबहू उठाकर और देखेंगे कि EMRS के एग्जाम्स में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है कि विषय में वह लिखता है कि इन संरचनाओं में एक ऊपर एक दो मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राज की पायल। ठीक है, तो ये देखिए कि ये महानवमी डिब्बा के अंश हैं और इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए कि कितने बड़ा है और यहाँ पर देखिए कि ये चित्रकारी किया गया है, महानवमी डिब्बा की चित्रकारी है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इतनी महीन चित्रकारी, इतनी कलाकारी जो है कितने विधिवत तरीके से ये सारी बातें की गई हैं। ये सोचिए कि इस प्रकार से कलाकारी जो भारत में हो रही हैं। और अभी हाल ही की बात है कि द्वार समुद्र होयसल, हेलेबीड जो कहा जाता है, द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी, होयसल राज्य की। तो होयसल देखेंगे कि हेलेबीड आपका कर्नाटक में या तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो हेलेबीड की जो द्वार समुद्र उसको बोला जाता था। तो हेलेबीड की जो मंदिर, होयसलों के जो मंदिर है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है और 42 विश्व का धरोहर स्थल हो गए यूनेस्को में भारत के। तो 42वां जो शामिल किया गया है वो आपके देखेंगे कि होयसलों का मंदिर है जिसे द्वार समुद्र के राजधानी था, हेलेबीड भी बोला जाता है। तो उसके मंदिर है 42वां और 41वां जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है। और शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और शांति निकेतन को आप देखेंगे कि वर्तमान समय विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा जाता है और विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है भारत का, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कलकत्ता में विश्व भारती विश्वविद्यालय, वहाँ के कुलपति आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि महानवमी डिब्बा के बारे में क्या बात किया जा रहा है कि इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और उसके साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र के सबसे विशाल है, परंतु
इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है। तो दो मंच है जिसमें एक सभा मंडप कहा जाता है और एक को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है। इनके बीच में एक गली है। इस सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने के एक बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित महानवमी डिब्बा विशालकाय मंच जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर से 40 फीट ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, ये सोचने वाले थे 11,000 वर्ग फीट पर एक पत्थरों से और ईंटों से निर्मित एक डिब्बा इस तरह से ऊंचाई 40 फीट की ऊंचाई तक बनाया गया है। तो वहाँ पर जो 40 फीट की ऊंचाई तक बनाया गया तो देखिए क्या 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार भारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। चित्र संख्या 1.2 को 1.2 चित्र संख्या 7.2 को देखिए, यही है कि इसमें देखिए कि चित्रकारी किस प्रकार से किया गया। ये सोचने वाली है कि इस तरह से चित्रकार होते थे। वर्तमान समय में इस तरह की चित्रकारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुशलतापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत होगी और इस तरह के कार्य जो हैं बहुत ही रेयर ही मिलेंगे आपको वर्तमान समय में। लेकिन ये हम लोग बात करें 14वीं-16वीं शताब्दी में 1300 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इन संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों जिसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी यानी शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिन। ठीक है, तो महान नवा दिवस यानी कि जो रामनवमी यहाँ पर जो दशहरा का पर्व मनाया जाता है अक्टूबर माह में, जो 10 दिन का नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और उसी नवरात्रि के त्यौहार के उपलक्ष्य में यहाँ पर महानवमी डिब्बा का प्रचलन देखने को मिलता है। क्योंकि अब देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि महानवमी के अवसर पर नियमित निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा राज्य का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों को बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों को शोभा यात्रा के साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथी नियत कर भी थे। तो यहाँ पर जो आयोजन सभा का जो उत्सवों का आयोजन किया जा रहा था, तो वो राजा आयोजन करवाता था और उसके उपलक्ष्य में वो किस प्रकार से चीज़ें उन लोगों से लेता था। वहाँ पर सभा में जो उपस्थित होते थे उपहारों के साथ उपस्थित होते थे और उन जो उत्सवों थे उनको किस प्रकार से साज सज्जा किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए कि ये महानवमी डिब्बा के जो चित्र हैं, यहाँ पर देखिए कि घोड़े के चित्र हैं, यहाँ पर धनुष तीर लिए हुए हैं, यहाँ पर पूजा पाठ, यहाँ पर सैनिक देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है राजा के शासक वर्ग के शक्ति का द्योतक था। तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो चित्रकारी की जा रही है तो उसको आप लोग समझिए कि वहाँ पर वो शक्ति का द्योतक है शासक वर्ग के। तो इसीलिए वहाँ पर जो शासक वर्ग है अपने शक्ति को दिखाने के लिए समाज में, जनता के लिए, प्रजा में कि हम कितने महान हैं, कितने शासक वर्ग, कितने साम्राज्यवादी विस्तार है और कितना हम प्रजा की रक्षा करना चाहते हैं, कितना हम उत्सुक हैं उसके लिए, उत्साहपूर्वक हैं। वो सारी चीज़ें उन लोगों ने चित्रकारियों के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। ठीक है, उसको आप लोग समझने की बात है और समझते रहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर देखिए कमल महल के बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो ये कमल महल का जो मेहराब है, ये देखिए कितनी बारीकी चित्रकारी, यहाँ पर कितना बारीक
से अद्भुत कलाकारी किया गया है कि सोचने वाली बात है कि उस समय में, उस डेट टाइम में वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्या वर्तमान समय में ऐसा संभव है? आप लोग एक बार सोच कर देखिए। तो हम लोग राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवनों के बारे में बात करें तो जो राजकीय केंद्र में वही बातें हैं कि भवन जो है राजकीय केंद्र में, वहाँ पर शासन प्रशासन की चीज़ें हो रही थी और उनको जो निर्माण किया गया है वो कितनी उल्लेखनीय बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ पर एक ये है कि ये बताया जा रहा है कि मानवीय डिब्बा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है, कमल का महल, जिसे का यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है। तो पहले हम इसको, ये पैराग्राफ बचा हुआ है तो इसको हम लोगों को पढ़ के बता देते हैं, फिर उसके बाद हम चित्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुझाव जो मैकेंजी, जो हार्ट मैकेंजी थे, अब देखो कर्नल जो मैकेंजी थे जिन्होंने हम्पी की खोज की थी, उन्होंने क्या कहा है कि सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार राम मंदिर है, एक हजार राम मंदिर है कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्ति अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात यहाँ पर देखिए कि शहर जो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध था वहाँ पर, अब देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य वहाँ पर ध्वस्त हो चुका था। तो यहाँ देखिए कि ये कमल महल का एक तस्वीर है, कमल महल। तो सोचिए कि कमल महल देखिए कि कितनी बढ़िया से एकदम खूबसूरती से इसको बनाया गया है। अगर मान लीजिए हम लोग चित्र में देख रहे हैं, अगर हम लोग फेस टू फेस अगर इसको देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि एक उल्लेखनीय अतुलनीय चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको देखकर हम एक तरह से भौचक्का भी हो सकते हैं और आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं कि इस प्रकार की कलाकृतियाँ जो है भारत में भी देखने को मिलती हैं। भारत में भी क्या, भारत में ही सिर्फ देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए कि हाथियों के अस्तबल का एक खड़ा रेखाचित्र है। तो यहाँ पर घोड़ों और हाथियों के अस्तबल भी देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार खड़ा चित्र बनाया गया है। फिर हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना समस्तरी अवलोकन देता है। तो नक्शा आप देखिए कि किस प्रकार से अवलोकन करता है। और यहाँ पर देखिए कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल। तो यहाँ देखिए कि एक कमल महल है और कमल महल के स्थित यहाँ पर हाथियों का अस्तबल है कि देखिए कि हाथियों के रहने के लिए इतनी अच्छे से व्यवस्था किया गया है कि वर्तमान समय में यहाँ पर इंसान के घर भी इस प्रकार से नहीं होंगे। तो उस समय राजा महाराजा जो शासक वर्ग है वो देखिए कि अपने जो वहाँ पर जिसको सैन्य प्रशासन है उसको किस प्रकार से लेकर चला जा रहा है। ये देखिए कि ये हजार राम मंदिर का चित्र है, हजार राम मंदिर की दीवारों की मूर्ति कला। तो ये देखिए कि ये हजार राम मंदिर है। ये हजार राम मंदिर इसलिए बताया जाता है कि यहाँ पर जो रामायण से अंश दृश्यांश लिए गए हैं तो उन पे राम जी के हजारों चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी छोटे छोटे बारीकों से चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर सैनिक हैं, यहाँ पर हाथी हैं, घोड़े। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है कि जो शासक वर्ग है इस तरह के चित्र जो बनाए जा रहे हैं, इस तरह की कलाकृतियाँ जो चित्रकारी की जा रही हैं वो राज्य के शक्ति का द्योतक है, ठीक है। तो राज्य के शक्ति का प्रसार किया जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर अगर यात्री वर्ग आए, यहाँ पर किसी अन्य राज्य के घूमने के लिए आए तो उन लोगों को ये देखने से पता चला कि यहाँ का राजा कितना शक्तिशाली है। यहाँ देखिए कि ये किस प्रकार से बनाया गया, कि कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि मदुरई के पास एक मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेहराब देखिए कि ये जो मेहराब इस तरह से बनाए गए हैं, ये मेहराब हो गए, इस तरह से ये मेहराब हो गए। तो ये मेहराब बना के देखिए कितने उत्कीर्ण हैं, कि उत्कृष्ट कोटि के हैं, कि वर्तमान समय में इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो वर्तमान समय तो मशीनीकरण का जो युग है, और देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, मशीनीकरण का युग है। तो वो सारी चीज़ें मशीनों से हर एक चीज़ नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में वो सारी बातें देखने को मिलती है, मंदिरों में देखने को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके धार्मिक चीज़ें को देखने को मिलता है, राजकीय प्रशासन देखने को मिलता है, शासन प्रशासन शक्ति को देखने को मिलता है। वहाँ पर महिलाओं के चित्र, सभाओं में जो वहाँ पर उत्सव होते थे, सभा होते थे, उसमें महिलाओं बड़ी संख्या में भागीदारी ली जा रही थी, वो सामाजिक समन्वय की बात किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें विजयनगर साम्राज्य में हम लोग देखते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
तो विजयनगर साम्राज्य को एकदम पढ़िए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, उसको समझिए। और जब समझेंगे, पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगेंगी। और वहाँ पर जो शासक वर्ग है, आप देखिए उनके कार्यों को देखिए कि उनके कार्य किस प्रकार से, उनके शासन प्रशासन किस प्रकार से है, और उन्होंने अपने कार्यों को दर्शाने के लिए, शासन प्रशासन को दर्शाने के लिए, अपने शक्ति को दर्शाने के लिए किस प्रकार से उन लोगों ने समाज में कार्य किए हैं। और वहाँ पर धर्म किस प्रकार से प्रगाढ़ रूप में एकदम स्थापित है, और वहाँ पर धर्म के आधार पर भी समानता देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो नायनार अलवार संत थे दक्षिण में, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो धर्म को, अरे समाज में समानता लाने के लिए। क्योंकि उन लोगों ने जो ब्राह्मण धर्म की परंपरा है, उत्तर भारत की जो धर्म की परंपरा है, उनको पूरी तरह से खंडित कर दिया था। वहाँ पर जाति व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया, वहाँ पर उनके कर्म कांडों को खंडित करने का प्रयास किया, परंपराओं रीति रिवाजों को खंडित करने का प्रयास किया, वर्ण व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास किया। वो सारी बातें वहाँ पर हम लोगों ने की हैं और विस्तार पूर्वक की हैं। उनकी सारी हर एक बात के बारे में हम लोग विधिवत तरीके से बात किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, एनसीईआरटी पसंद आती होगी। और एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी आपको बेसिक नॉलेज के लिए दे और बहुत सारी जानकारी जो है भारतीय इतिहास के बारे में पर एनसीईआरटी आपको देगी। तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। टेलीग्राम चैनल जुड़ कर वहाँ पर सुझाव दीजिए, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दीजिए। हम लोग बहुत सारी बातों पर बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो समाज में जिस प्रकार से मनुष्यों को, वहाँ पर जो प्रजा को जिस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया है, जिस तरह से वहाँ पर एक प्रकार से मानसिकता का डेवलपमेंट किया गया है और ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार से है वहाँ पर, वो सारी बातें हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, टेलीग्राम चैनल जुड़कर उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक मनोविज्ञान का चैप्टर है, ह्यूमन साइकोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, वो कभी भी नॉलेज आप लोगों के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएगी। अगर आप लोगों के पास जानकारी रहेगी हर एक चीज़ के बारे में, तो वो आप ही लोगों को फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में। वहाँ पर हम लोग विजयनगर के धार्मिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।